वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का एक और सैंपल पेपर, जिसे आप क्वेश्चन पेपर भी कह सकते हैं। यहाँ से आपका सेक्शन ए स्टार्ट हो जाता है खंड का, और ये आपका जो है 21 नंबर का रहेगा। एंड इसके अंदर 21 ही एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे आपको देखने को। तो चलिए क्वेश्चंस, हम पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जिसके अंदर पूछा गया पहले क्वेश्चन में मिट्टी का जो हल के प्रतिरूप है वो कहाँ से मिले। तो ये आपने एटीएम मन के तथास्थिया वाला चैप्टर पढ़ा होगा, हड़प्पा सभ्यता। जहां अगर हम देखें तो वहां पर मिट्टी के जो हल है कहाँ पे पाए गए, कौन सी जगह पे? हड़प्पा हड़प्पा में, चोलिस्तान और बनावली में, पंजाब के अंदर या गुजरात में। ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड अगर हम देखें मिट्टी के जो हल के साक्ष्य हैं वो हमें चोलिस्तान और बनावली से देखने को मिला है। तो राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन बी निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा, एंड इसको ही हम क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। एंड इसके अंदर पूछा गया है वेयर आर द मॉडल्स ऑफ सोइल जो है फ्लॉक फाउंड। ये आपके ऑप्शन ऑप्शन दिए हुए, जैसे हड़प्पा, चोलिस्तान एंड बनावली, पंजाब एंड गुजरात। एंड अगर हम इसके राइट आंसर को देखें, ऑप्शन बी चोलिस्तान एंड बनावली, ये इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जहां से हमें मिट्टी के जो हल के साक्ष्य हैं वो मिले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण है उसको तैयार करने में कुल कितना समय लग गया, कितने वर्ष लग गए। ये आपके ऑप्शन दिए हुए, जैसे 41 वर्ष, 42 47 वर्ष, 49 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड अगर हम देखें महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण है उसको तैयार करने में लगभग जो है 47 वर्ष जो है उसका टाइम लगा था। तो राइट आंसर आपका अगर हम देखें ऑप्शन बी निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा। एंड पहले हम इस दूसरे क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। इसके अंदर बोला गया है हाउ मैनी ईयर्स डिड इट टेक टू प्रिपेयर अ क्रिटिकल वर्जन ऑफ महाभारता। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए, जैसे 41, 47, 49 या नन ऑफ दिस। ये ऑप्शन है। एंड अगर हम राइट आंसर को देखें तो 47 ईयर्स जो है वो इसको पूरा समालोचनात्मक संस्करण बनने में इसको लग गया है। 47 ईयर्स। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका इसके अंदर तीसरा पूछा गया है। एंड पहले हम हिंदी में करेंगे क्वेश्चंस को, फिर इंग्लिश में करेंगे। तो चलिए पहले हम इसे हिंदी में कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन को। इसके अंदर पूछा गया है भगवान जो बुद्ध है उनके बचपन का क्या नाम है? महावीर, स्वामी ऋषभदेव, पार्श्वनाथ या सिद्धार्थ। ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड ये क्वेश्चंस के आंसर आप सभी ज्यादा बच्चों को पता ही होगा। एंड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, बहुत बार ये पूछा जाता है क्वेश्चन। भगवान बुद्ध के जो बचपन का नाम है वो क्या था? तो वो था आपका सिद्धार्थ। ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन को हम एक बार इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। एंड इसके अंदर पूछा गया आपका क्वेश्चन व्हाट वाज द नेम ऑफ लॉर्ड बुद्धास चाइल्डहुड। ये आपके ऑप्शन दिए हुए, जैसे महावीर, ठीक है, स्वामी ऋषभदेव, पार्श्वनाथ या सिद्धार्थ। ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड राइट आंसर आपका सिद्धार्थ निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन फोर्थ है। एंड फोर्थ को अगर हम देखें, इसके अंदर पूछा गया आपका फोर्थ क्वेश्चन के अंदर, ये आपका चित्र वाला क्वेश्चन है। चित्र दिया हुआ है आपके सामने एंड इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे निम्न चित्र में जो है यहाँ पे फजल आएगा द्वारा किया जा रहा कार्य आपको लिखना है। तो कौन सा कार्य किया जा रहा है आप चित्र में देख रहे होंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो है अबुल फजल है, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो अकबर है उस समय के अकबर जो थे उनको जो अकबरनामा है वो दे रहे हैं, ठीक है, पेश कर रहे हैं एक तरह से। तो ये आप इसके अंदर दिखाया हुआ है, बाकी ऑप्शंस आपके दिए हुए एंड इसी से आपको पता चल जाएगा आंसर क्या होगा। जैसे ये ऑप्शन दिए हुए, जैसे अबुल फजल अपने आश्रय दाता को अकबरनामा की पांडुलिपि जो है पेश कर रहे हैं। अबुल फजल अपने आश्रय दाता को बादशाह की पांडुलिपि पेश कर रहे हैं। अबुल फजल अपने आश्रय दाता को औरंगजेब की पांडुलिपि पेश कर रहे हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो किसकी पांडुलिपि? अकबरनामा की पांडुलिपि। ऑप्शन ए इसका जो है आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, उससे पहले हम इसे ही इंग्लिश मीडियम को देख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम में राइट द वर्क डन बाय जो है अबुल फजल इन फॉलोइंग, ये आपका दिया हुआ है डायग्राम। एंड इस डायग्राम को देखेंगे आप, एंड इसका राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, जैसा मैंने आपको बताया, अबुल फजल प्रेजेंटिंग द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ अकबरनामा टू हिज जो है बेनिफैक्टर। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, पांचवें क्वेश्चन की तरफ। एंड पहले हम इसे हिंदी में कर लेते हैं। इसके अंदर जो पांचवा क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक था जिसने जो है अपने लेखन में भारत की तुलना यूरोप से करता था? कौन था जो है भारत, अगर हम देखें भारत की तुलना उसने जो है बहुत सारे ट्रेवलर हुए हैं या राइटर हुए उस समय के, पुराने समय में जो है वो घूमने जाया करते थे दूसरे दूसरे देश। और उस समय जो है कौन सा ऐसा लेखक था जिसने भारत की तुलना यूरोप से करी थी? अगर हम देखिए ऑप्शंस के अंदर तो ये दिए हुए जैसे दुर्आते बरबोसा, जो बैप्टिस्ट जो है टेबनियर, फ्रांसवा बर्नियर, या इनमें से कोई नहीं। अगर हम इसके आंसर्स को देखें तो इसका राइट आंसर आपका जो है निकल कर आ जाएगा, वो फ्रांसवा बर्नियर था जिसने भारत की जो तुलना है, भारत की तुलना किससे करी थी? यूरोप से। तो राइट आंसर आपका फ्रांसवा बर्नियर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है छठा, एंड पांचवे को ही हम इंग्लिश मीडियम में एक बार देख लेते हैं। इसके अंदर पूछा गया आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द राइटर हु कंपेयर्ड इंडिया टू यूरोप इन हिज राइटिंग? तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं एंड राइट आंसर आपका जो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा फ्रांसवा जो बर्नियर है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर छठा। एंड इसके अंदर पूछा गया है, आपको जो है संकेत दिया हुआ है, ये दो संकेत है, इसको आपको पढ़कर जो है ना उत्तर की पहचान करनी। तो इस स्थान के नाम पर जो है गांधी जी ने अपने एक बड़े आंदोलन का नाम रखा था एंड इस स्थान पर अंग्रेजों द्वारा थोपे गए एक कानून को तोड़ा भी गया था। तो आपको बताना है कौन सा है। तो वह कौन सा स्थान है जहां पे एक तो आंदोलन का नाम रखा गया, ठीक है, उस जगह के नाम पर आंदोलन का नाम रखा गया था, एंड एक कानून जो ऐसा कानून था जो अंग्रेजों द्वारा लाया गया था उसको तोड़ा भी गया था। कौन सा जगह था? साबरमती आश्रम, अमृतसर, अहमदाबाद या दांडी? अगर हम देखें तो दांडी मार्च आप सभी को याद होगा जो गांधी जी के द्वारा किया गया था एंड दांडी जगह पे किया गया था, इसीलिए इस आंदोलन का नाम दांडी जो है आंदोलन इस तरह से फेमस है, जिसके अंदर नमक कानून को तोड़कर जो है इसे, अगर हम देखें कौन सा कानून था, तो अंग्रेजों द्वारा जो है नमक के लिए जो है कानून बना दिया गया था कि नमक क्या है, कोई नहीं बनाएगा। तो इसको तोड़ा गया था। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सातवां, पूछा गया है इसके अंदर। चलिए इंग्लिश में इसको ही हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमने छठा क्वेश्चन किया। एंड इसके अंदर बोला गया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट नॉर्थ बाय रीडिंग द कोट्स गिवन बिलो। ये आपके दिए हुए जैसे कि गांधी जी नेम्ड वन ऑफ हिज मेजर मूवमेंट आफ्टर दिस प्लेस, अ लॉ इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश वाज ब्रोकन एट दिस प्लेस। ये आपके दिए हुए दो चीजें, ठीक है, आप इसे स्टार लेके चले, ठीक है, ए भी दे दिया गया तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ये ऑप्शन आपके नीचे दिए हुए हैं एंड इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सातवां, एंड पहले हम इसे हिंदी में देख लेते हैं सातवें क्वेश्चन को ही। इसके अंदर बोला गया है, क्वेश्चन के अंदर नीचे दिए गए कथन में से दो कथन, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है ये, तो हम एक बार कथन ही पढ़ते हैं डायरेक्ट। एक लोटस यानी कमल महल जिसका नामकरण 19वीं शताब्दी में और जो है 19वीं शताब्दी के अंग्रेज यात्रियों ने किया था। कारण अगर हम देखें तो लोटस कमल महल एक जो है परिषदीय सदन था जहां राजा अपने परामर्शदाताओं से जो है मिलते थे, ठीक है, कुछ इस तरह से कारण आएगा। एंड अगर हम देखें तो एक लोटस कमल महल जिसका नामकरण 19वीं शताब्दी के अंग्रेज यात्रियों ने किया था, ठीक है। एंड यहाँ पे दिया है लोटस कमल एक जो है परिषदीय शासन था जहां राजा अपने परामर्शदाताओं से जो है मिला करते थे। एंड ये आपका कथन और कारण दिया हुआ है। एंड अगर हम ऑप्शन की तरफ आए तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर हम इसके ऑप्शन को देखें जैसे कि दोनों कथन और कारण सही है और सही जो है स्पष्टीकरण है, ये आएगा, या आपका ख आएगा या ग आएगा या घ आएगा, ये आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। एंड अगर हम इसके आंसर को देखें तो दोनों कथन जो है ए और आर सही है और कथन ए का जो है, कथन ए जो है सही स्पष्टीकरण है कारण आर का। तो ऑप्शन जो है आपका इसका क राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर आठवां है एंड उससे पहले हम इसे स्टेटमेंट एंड रीजन वाले को इंग्लिश मीडियम में देखें। तो ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन एंड इसके अंदर मैं आपको स्टेटमेंट दिखा देता हूं जैसे कि अ लोटस प्लेस नेम बाय द इंग्लिश ट्रेवलर्स ऑफ द 19th सेंचुरी। रीजन दिया है द लोटस पैलेस वाज अ काउंसलिंग हाउस वेयर द किंग मेट हिज जो काउंसलर्स। ये रीजन दिया हुआ है एंड इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर आठवां है आपका,
पहले हिंदी में देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन को। इसके अंदर बोला गया है स्थान की आपको पहचान करनी है, तो 1801 में सहायक संधि थोपी गई थी यहाँ पर, या और दूसरा जो स्टेटमेंट दिया है इसमें 1856 में अंग्रेजी राज्य में अधिग्रहण कर लिया गया, अंग्रेजों द्वारा जो है राज्य के अंदर अधिग्रहण कर लिया गया। तो कौन सा था वो? आपके सामने ऑप्शन है जैसे कानपुर, लखनऊ, अवध या इनमें से कोई नहीं। एंड इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि 1801 में सहायक संधि एक तो थोपी गई थी इस जगह पर, और 1856 में अंग्रेजों द्वारा जो है इस राज्य के अंदर जो है अधिकरण कर लिया गया था। तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए, 8वें का राइट आंसर क्या निकल कर आएगा। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, एंड जो बच्चा सही आंसर बताएगा मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगा। चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ आए, उससे पहले मैं 8वां क्वेश्चन आपको इंग्लिश मीडियम में दिखा दूं। आइडेंटिफाई द लोकेशन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइडेड, जैसे सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज्ड इन 18 जो है 1801 के अंदर एंड एक्वायर्ड इनटू द इंग्लिश स्टेट इन 1856, ये आपका दिया हुआ है। ऑप्शंस इसका अगर आप देखें तो कानपुर, लखनऊ, अवध या नन ऑफ दिस दिया हुआ है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एंड उससे पहले हम इसे 9 को ही हिंदी मीडियम में देखें तो इसके अंदर बोला गया है किसने विजयनगर साम्राज्य के स्थान का जो है पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था। विजयनगर जो साम्राज्य देखते हैं, भारत के अगर आप दक्षिण को देखेंगे, भारत के दक्षिण में है आपका विजयनगर जो है साम्राज्य, कर्नाटक में। एंड इसी में जो है सबसे पहला सर्वेक्षण मानचित्र जो है किसने तैयार किया था? कॉलिन मैकेंजी ने, जनरल कनिंगम ने, फ्रांसिस बुकाकर ने, एंड यहाँ पे जेम्स प्रिंसेप, ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड अगर हम देखें विजयनगर जो साम्राज्य है उसका सबसे पहले जो है सबसे पहला सर्वेक्षण मानचित्र जो तैयार किया था वो कॉलिन मैकेंजी ने किया था। तो आंसर आपका जो है ऑप्शन ए निकल कर आ जाएगा, कॉलिन मैकेंजी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। अगला क्वेश्चन 10वां है, एंड 9वें क्वेश्चन को ही हम इंग्लिश में देखें तो ये आपका इंग्लिश में कुछ इस तरह से होगा। हु प्रिपेयर्ड द फर्स्ट सर्वे मैप ऑफ द लोकेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर, ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन कॉलिन मैकेंजी। ठीक है, ए बी सी डी दिया हुआ है, एंड इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, पहले हिंदी में देखिए हम इस क्वेश्चन को। तो इसमें बोला गया है अहोम राजाओं का संबंध जो है भारत में किस राज्य से था? अहोम राजाओं का संबंध जो है भारत में किस राज्य से इनका संबंध था? बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से या असम से, ये दिए हुए। एंड अगर हम इसका राइट आंसर देखें 10वें का, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका असम से। ठीक है, असम से इनका संबंध था। ऑप्शन जो डी है आपका वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। 10वें को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें तो इसके अंदर बोला गया है 10वें क्वेश्चन में अहोम किंग्स बिलोंग टू विच स्टेट इन इंडिया? बंगाल, ठीक है, बिहार, उड़ीसा या असम? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी निकल कर आ जाएगा, असम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, उससे पहले हम इसे हिंदी में कर लेते हैं। तो इसके अंदर बोला गया है 1780 के दशक में किसने शांति स्थापना की नीति प्रस्तावित की? 1780 का दशक मतलब 1780 से लेकर आपका 90 के बीच की बात हो रही है कि उस दशक में किसने शांति स्थापना की जो नीति है प्रस्तावित की थी? लॉर्ड जो है कॉर्नवालिस ने, फ्रांसीसी जो है बुकाकन ने, ऑगस्टस क्लीवलैंड ने, या इनमें से कोई नहीं। तो 1780 के दशक अगर हम देखें किसने जो है शांति स्थापना की जो नीति है वो प्रस्तावित करी थी, तो इसका राइट आंसर जो है ऑगस्टस जो है क्लीवलैंड जो है, ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। इन्होंने जो है शांति जो प्रस्तावना है उस शांति स्थापना की जो नीति है उसको प्रस्तावित किया था। चलिए इंग्लिश मीडियम में देख ले हम उसको। तो विच हु जो है प्रपोज द पीस कीपिंग पॉलिसी इन द 17th 18th, ठीक है, मतलब 1780 के दशक की बात हो रही है। एंड ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड अगर हम राइट आंसर देंगे तो अगस्टस जो है क्लीवलैंड, ये इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदी में देखें हम इस क्वेश्चन को। इसके अंदर बोला गया है कांग्रेस का जो है 1929 का जो अधिवेशन है वो किस स्थान पर हुआ था? अगर आप देखें तो लखनऊ, लाहौर, अमृतसर और पंजाब। देखिए जो स्टेट वाले जो क्वेश्चन है आपको ये याद रखने की ये आपके मैप में भी पूछे जा सकते हैं, तो इनको आपको मैप में भी आना चाहिए कि ये जगह है कहाँ। कांग्रेस का जो 1929 का जो अधिवेशन हुआ था वो किस जगह पे हुआ था?
अगर हम देखें तो लाहौर में हुआ था। लाहौर का जो है अधिवेशन आप सुनते होंगे, लाहौर का 1929 का अधिवेशन, जो कि यहाँ आपका कांग्रेस का हुआ था। तो राइट आंसर अगर हम देखें, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13वां है, एंड पहले हम 12वीं को ही इंग्लिश मीडियम में देखें एक बार। तो ये बोला गया है यहाँ पे, वेयर वॉज द 1929 सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए, एंड अगर हम राइट आंसर देखें तो लाहौर आपका ऑप्शन बी निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका मिलान से रिलेटेड है, आपको मिलान करना है इसके अंदर। पहले हम इसे हिंदी में कर लेते हैं। तो कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। आइए एक बार मिलान करते हैं हम इसे। मिलान में देखिए, अगर आपको कोई एक मिलान आता है ना, तो उससे आप पूरा कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे आपको जो सेम भी होंगे, लेकिन अगर आप एक कर लेते हैं तो इससे आपको हल्का हो जाएगा कि ऑप्शंस में से कौन सा सही हो सकता है। जैसे कृष्ण भक्ति संत संत जो है, अगर हम देखें कौन, तो अगर हम देखें कृष्ण भक्ति संत कौन है इसके अंदर, एंड ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। एंड कृष्ण भक्ति को आप मीराबाई से आप सुने होंगे, एंड कई बार इसके ऊपर जो है गाना भी बन चुका है। जैसे एक गाना था, एक थी मीरा एक था राधा, ऐसा करके जो गाना था, तो इसके ऊपर एक गाना भी बना हुआ है। तो ये सभी बच्चे जानते होंगे, कृष्ण का जो है हमेशा मीराबाई के साथ जो है नाम लिया जाता है, और राधा के साथ। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखिए, निर्गुण भक्ति संत कौन थे। तो निर्गुण भक्ति संत अगर हम देखें तो वो कौन थे, कबीर जी थे। अलवार संत कौन थे, देखिए यहाँ पे आपने एक कर लिया ना, पहले का बी। अब इसमें आपको ढूंढना है कि पहले का बी किसके अंदर दिया हुआ है। ऑप्शन के अंदर आएंगे तो नीचे आपके ऑप्शन दिए हुए, जैसे पहले का बी देखेंगे तो इसके अंदर नहीं है ना, इसके अंदर है, इसके अंदर है तीसरे एंड चौथे के अंदर है। तो इसमें आपको ये तो पता चल गया कि इन दोनों में से एक होगा। इससे आपको थोड़ा इजी पड़ेगा, पहले को करके आप जरूर ऑप्शन को देख लेना, टाइम भी बचेगा आपका। बाकी मैं आपको पूरा आंसर बता दे रहा हूँ इसमें क्या क्या आएगा। कृष्ण भक्ति संत मीराबाई, निर्गुण भक्ति संत जो है वो आपका कबीर जी आ जाएंगे। अलवार संत अगर हम देखें, वो इसका राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा ए अंडाल। एंड नैनार संत जो है करईकाल अमाई, ये इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी जो दिया हुआ ये। एंड आपका इस तरह से मिलान हो जाएगा। मैं राइट आंसर विकल्प के अंदर आपको बताऊं, आपका जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा वो फोर्थ वाला जो आपका दिया हुआ है वो इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन जो अगर दिया रहेगा तो ऑप्शन जो डी है या फोर्थ के लिए आप इसे, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एंड उससे पहले हम मिलान वाले को इंग्लिश मीडियम में देखना चाहे, आप देख सकते हैं। वही है आपका दिया हुआ, जैसे कृष्णा भक्ति संत जैसे मीराबाई, निर्गुण भक्ति संत तो आपका जो है यहाँ पे कबीर आएगा। एक ठीक है, यहाँ पे आपका जो है कबीर आ जाएगा। एंड ये आपका अलवार संत दिया हुआ है, नैनार संत दिया हुआ है, तो आप इसे देख सकते हैं, मैच कर लीजिएगा। वही वैसा ही है जैसे मैंने आपको बताया। ऑप्शंस अगर हम देखें इसका तो नीचे दिया हुआ है, राइट आंसर आपका जो है फोर्थ वाला जो है, ये फोर्थ वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं अब। अगला क्वेश्चन है 14वां, एंड 14वें क्वेश्चन को देखिए तो इसके अंदर पूछा गया है, हिंदुस्तानी जो भाषा है किन भाषा से के मेल से बनी है। तो आपने कई बार सुना होगा हिंदुस्तानी भाषा है हमारी, ठीक है। एंड अगर देखें हम इसको, तो ये आपका जो स्रोत वाला क्वेश्चन रहता है ना, सोर्स बेस्ड वाला क्वेश्चन, उसके अंदर भी एक आपका पूछा जाता है 4 नंबर के अंदर। ये स्रोत के अंदर से भी क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। चलिए वैसे हिंदुस्तानी भाषा है, 2 भाषाओं के मेल से बनी है ये है आपकी हिंदी और उर्दू के मेल से। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। हिंदुस्तानी भाषा अगर बोल रहे तो इसका मतलब हिंदी और उर्दू मिक्स है वो, ठीक है। तो ये हिंदुस्तानी भाषा होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहले इंग्लिश मीडियम में हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच लैंग्वेज वॉज हिंदुस्तानी लैंग्वेज फॉर्म फ्रॉम। तो यहाँ पे हिंदी एंड उर्दू, इनसे जो है हिंदुस्तानी लैंग्वेज बनती। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15वां आपका, एंड 15वें क्वेश्चन को अगर हम देखें, इसके अंदर पूछा गया है, विजयनगर साम्राज्य के समुद्री व्यापार के विषय में निम्नलिखित में से सही वक्तव्य का चयन करना है आपको। विजयनगर के जो समुद्री व्यापार है ना, उससे रिलेटेड आपको सही चीजें ढूंढनी है। 4 आपके दिए हुए जैसे ऑप्शन, जैसे अगर हम ऑप्शन को देखें तो इसके अंदर बोला गया है, समुद्री व्यापार की अवहेलना की जाती थी, समुद्री व्यापार को जो है हतोत्साहित किया जाता था, समुद्री व्यापार को शाही प्रोत्साहन दिया जाता था, या समुद्री व्यापार को कुछ चुने हुए व्यापारियों की देखरेख में रखा गया था। ये दिया हुआ है, एंड समुद्री व्यापार से रिलेटेड आपको ढूंढना है कि इनमें से सही क्या है। एंड अगर हम इसके राइट आंसर को देखें तो समुद्री जो व्यापार था ना, उसका शाही प्रोत्साहन दिया जाता था। शाही प्रोत्साहन मतलब
राजाओं के द्वारा जो है उसको प्रोत्साहित किया जाता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उससे पहले हम इसे इंग्लिश मीडियम में देखें क्वेश्चन को। तो इसके अंदर बोला गया है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग द मैरिटाइम ट्रेड ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए एंड राइट आंसर, इसका राइट आंसर आपका जो है मैरिटाइम ट्रेड वाज गिवन अ रॉयल जो है इम्पेक्ट, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर है 16 एंड 16 के अंदर जो पूछा गया है वो है आपका हल के उपयोग के जो प्रमाण है वो हमें कहाँ पे मिले हैं। तो ये आपका हड़प्पा सभ्यता वाला जो चैप्टर है उसके अंदर है, हल के उपयोग का प्रमाण कहाँ पे मिला है, कालीबंगा में, लोथल में, हड़प्पा में या बनावली में। तो अगर आप देखें इसका राइट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, इसका राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा कालीबंगा में। हल के उपयोग का प्रमाण जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, कालीबंगा में मिला है। चलिए इसी क्वेश्चन को हम एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं 16 को। इसके अंदर बोला गया है द प्रूफ ऑफ यूज ऑफ द सॉल्यूशन इज फ्रॉम द फॉलोइंग। तो कालीबंगन इसका राइट आंसर आ जाएगा, बाकी ऑप्शन लोथल, हड़प्पा, बनावली दिए हुए, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया है। 17वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 17वां क्वेश्चन जो है इसके अंदर पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता के किन देशों के साथ जो है व्यापारिक संबंध थे, यानी किन देशों के साथ जो थे वो व्यापार किया करते थे। रूस, मंगोलिया, इटली, चीन, जापान, कोरिया, ईरान, इराक, मिस्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी ना, हमें देखिए इतिहास को अगर हम सबूतों से ही पता कर पाते हैं कि किन जगह से व्यापार था। जैसे अगर आप देखेंगे व्यापार का पता कैसे लगाया जाता है कि इन देशों के साथ था। जैसे आप भारत के अंदर देखते हैं तो भारत के अंदर आप भारत के अंदर क्या चीजें बहुत ज्यादा बनती है, तो भारत के अंदर जो है खेती अच्छी खासी होती है, चावल, गेहूं, इन सब चीज की। अगर वो हमें ऐसी जगह जैसे रेगिस्तान वाली जगह पे मिलेगी तो हम कह सकते हैं कि इनका जो है इनसे व्यापार था। एंड हम रास्ते को भी देखते हैं कि नदियों के जो है इधर से किस रास्ते जा रही है कि नहीं जा रही। तो इससे हम पता कर पाते हैं कि किन देशों के साथ उनका व्यापार रहा होगा। या तो उस जगह सामान मिला हो जहाँ पे देखिए जैसे भारत का कोई एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मोबाइल, ठीक है, कोई भी मोबाइल है एंड ऐसी जगह जाके मिले जहाँ पे कहीं मोबाइल हो ही नहीं सकता, तो वहां पे अगर मिल रहा है तो अगर हम देखेंगे तो इससे हमें पता चलता है कि मोबाइल का व्यापार हुआ करता था, यानी इन देशों के साथ व्यापार हुआ करता था। तो हड़प्पा सभ्यता के किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे, इसका हमें पता सबूतों से ही लगता है। चलिए वैसे अगर हम देखें किन देशों के साथ इनका व्यापार था, तो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ईरान, इराक और मिस्र के साथ जो है हमें मिलता है इनका व्यापार। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं एंड इंग्लिश में अगर हम देखें 17वें क्वेश्चन को, तो यहाँ पे बोला गया है विद विच कंट्रीज डिड द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव ट्रेड रिलेशन। तो यहाँ पे ईरान, इराक एंड इजिप्ट के साथ हमें मिलता है देखने को कि यहाँ से व्यापार होता था। चलिए 18वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं एंड 18वां क्वेश्चन है, इसके अंदर पूछा गया जो सांची का जो स्तूप है किस धर्म का जो है महत्वपूर्ण केंद्र था, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या इस्लाम धर्म। कौन से धर्म का जो है सांची का स्तूप जो है महत्वपूर्ण केंद्र था, ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड अगर हम इसके राइट आंसर को देखें तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बौद्ध धर्म में सांची के स्तूप को जो है महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में माना जाता है। चलिए ये आपका ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर। इसको ही अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें इस क्वेश्चन को, तो ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन। द स्तूप ऑफ सांची वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ विच रिलीजन। तो ये आपका बुद्धिज्म जो है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 19वां एंड पहले हम इसे हिंदी में देखें। तो 19वें के अंदर बोला गया है जिसके द्वारा ये कहा गया कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या जो है आर्थिक आधार पर की जानी चाहिए। तो कौन थे, जयपाल सिंह, महात्मा गांधी, एनजी रंगा या बालकृष्ण शर्मा। देखिए ये बात कहीं ना कहीं आपको सही भी लगेगी कि अल्पसंख्यक जो है हम ऐसी श्रेणी में रखते हैं कि अल्पसंख्यक है वो, एंड इसके लिए जो है ना सरकार कुछ अलग से स्कीमें लाती है, अलग से प्रयास करती है। ठीक है, आम व्यक्ति के मुकाबले इनको अलग से कुछ विशेष सुविधाएं भी दी जाती है। तो अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक आधार पर की जानी चाहिए, वह किसने कहा, ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड अगर हम इसके आंसर को देखें तो एनजी रंगा थे, इन्होंने कहा था आर्थिक आधार पे जो है अल्पसंख्यक की जो है जो है इसके अल्पसंख्यक जो है वो शब्द की जो व्याख्या है वो आर्थिक आधार पर होनी चाहिए। एनजी रंगा ने कहा था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आए एंड इंग्लिश में अगर हम इसे देखें तो ये बोला गया आपका बाय विच इट वाज सेड दैट द टर्म जो है माइनॉरिटी
शुड बी इंटरप्टेड ऑन इकोनॉमिक ग्राउंड्स इज, तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो एनजी रंगा आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 20वां, एंड इसको हम पहले हिंदी में देख लेते हैं 20वें क्वेश्चन को। तो इसके अंदर बोला गया निम्नलिखित में से कौन जो है विष्णु भक्त थे? वीर सैफ, नैनार, अलवार या उपरोक्त सभी, ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड अगर हम देखें विष्णु भक्त कौन थे, तो इसका राइट आंसर आपका अलवार आ जाएगा। ये जो है अलवार जो है वो इसका राइट आंसर होगा, ये विष्णु के भक्त थे। चलिए शिव के भक्त को क्या कहा जाता था, आप मुझे कमेंट में बताइए एक बार। 20वें का शिव के भक्त भक्त को क्या कहा जाता था? एंड 20वें को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें तो ये बोला गया है विच अमंग द फॉलोइंग वाज अ जो है डिवोट ऑफ द विष्णु, तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। एंड इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी अलवार निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 21वां, एंड इसके अंदर जो पूछा गया है हिंदी में देख लेते हैं पहले हम इस क्वेश्चन को। तो इसके अंदर बोला गया है हड़प्पा किस जो है नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी, रावी नदी, व्यास नदी या गंगा नदी? तो अगर हम देखें हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। वो इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि सिंधु नदी के वो किनारे जो है बसी हुई है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। एंड इसी को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें तो ये आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21वां, हड़प्पा हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, तो ये अगर हम देखें तो आपका इंडस रिवर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। एंड इस तरह से आपका सेक्शन ए पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर आपने जो है टोटल 21 क्वेश्चन देखे, एंड यही पैटर्न रहेगा आपके पेपर का, इसी पैटर्न पे आएगा आपका पेपर। हाँ एक चीज नोट कर लेनी है, सेम पेपर नहीं आएगा जो हम करा रहे, इसी के अंदर से क्वेश्चंस आएंगे लेकिन सेम पेपर आपका नहीं आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन बी की तरफ आते हैं, एंड इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके सभी 3-3 मार्क्स के होंगे, 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे। एंड ये क्वेश्चन जो है आपके 22 से लेकर 27 तक होंगे टोटल, यानी आपके 6 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। 18 नंबर का ये पूरा आपका सेक्शन रहेगा। तो आइए इसके क्वेश्चंस को हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर यानी 22वां बोला गया है हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो रहस्यमय लिपि है, आपको स्पष्ट करना है। तो अगर हम देखें हड़प्पा सभ्यता की लिपि है वो सही में रहस्यमय लिपि इसलिए कही जाती है क्योंकि आज तक जो है इसको कोई पढ़ ही नहीं पाया है, इसको आज तक कोई समझ ही नहीं पाया है कि कैसी लिपि है। ठीक है, इसको पढ़ा ही नहीं जा सका है, इसीलिए ये रहस्यमय लिपि के नाम से जानी जाती है। अगर हम इसकी लिपि की बात करें तो यहाँ पे यह लिपि जो है वर्णमाली है, यहाँ प्रत्येक चिन्ह एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है, वो नहीं थी क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या काफी अधिक है। इसमें अगर हम देखें इस लिपि में 350 से 375 से 400 चिन्ह है, इसलिए इसको पढ़ने में भी मुश्किल होती है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर ये संकुचित है। विभिन्न वस्तुओं जिन पर लिखावट मिली है जैसे मोहरे, तांबे और तांबे के औजार हो गए, मर्तबानों के अवंट हो गए, तांबे तथा मिट्टी के जो है लाग पट्टिकाएं, आभूषण, अस्थि छड़े और प्राचीन सूचना पत्र आदि, इन पे हमें इनके जो है जो भी लिपि है यहाँ पे हमें देखने को मिली है। बाकी इसकी लिपि को आज तक अभी तक भी नहीं पढ़ा जा सका है क्योंकि इसकी लिपि मानी जाती है बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसीलिए इसे रहस्यमय लिपि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। इसी क्वेश्चन को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें तो ये आपका क्वेश्चन है, एंड इसके अंदर बोला गया है द स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज अ मिस्टीरियस स्क्रिप्ट, आपको एक्सप्लेन करना है। अगर हम देखें किस वजह से कहा जाता है द स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज नॉट बीन रीड टिल डेट ड्यू टू विच इज इट इज डिफिकल्ट टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन, इस वजह से जो इसे कहा जाता है रहस्यमय लिपि, यानी आप अगर देखें मिस्टीरियस स्क्रिप्ट के नाम से इसे जाना जाता है। बाकी और भी पॉइंट है इसके इंग्लिश मीडियम में, अगर आप पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं, मैं आपको सिर्फ शो कर देता हूँ। जैसे देर आर 375 टू 400 सिंबल्स इन द स्क्रिप्ट, ये आप लिख सकते हैं। और भी पॉइंट्स है आप इसे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें द स्क्रिप्ट वॉज नॉट जो है अल्फाबेटिकल वेयर ईच साइन रिप्रेजेंटेड जो है वोवेल एंड जो है कॉन्स्टेंट बिकॉज इट हैड अ लार्ज नंबर ऑफ सिंबल। एंड और भी पॉइंट है, आप इसे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। चलिए इसी के अंदर जो है क्वेश्चन में आपको और भी देखने को मिलेगा, एंड और के अंदर जो पूछा गया है इसके अंदर और है, एंड इसके अंदर पूछा गया है कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में पहले बस्तियों का नियोजन किया जाता था
फिर उनका कार्यान्वयन किया जाता था। यानी जो हड़प्पा सभ्यता है, वहाँ पे जो बस्तियाँ बसाई गई, आप किस तरह से कह सकते हैं कि पहले क्या है ये नियोजन करते थे। नियोजन का मतलब है कि आप प्लानिंग करते थे पहले, किस वजह से कह सकते हैं। तो अगर हम देखें हड़प्पा सभ्यता में पहले बस्ती का नियोजन किया जाता था, फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन होना अगर हम देखें तो एक बार प्रथम में दिया हुआ आपका पहला पॉइंट है, एक बार चबूतरे या यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण जो है कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। द्वितीय अगर चरण में देखें, ईंट को धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाया गया होगा, जो एक निश्चित अनुपात की होती थी, जहां लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा जो है बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। एंड तृतीय में देखें हम, बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के समीप जो है संस्थापित होने से स्पष्ट होता है। तो ये पॉइंट आप इसके अंदर लिख सकते हैं। एंड इसी क्वेश्चंस को हम एक बार इंग्लिश मीडियम में भी देख लें। तो ये क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन यू से दैट इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन सेटलमेंट्स वर फर्स्ट प्लान्ड एंड देन इम्प्लीमेंटेड। तो ये आपका लिखा हुआ है, इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन द सेटलमेंट वाज फर्स्ट प्लान्ड एंड देन जो है इम्प्लीमेंटेड जो है अकॉर्डिंगली। तो ये आपका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं किस किस जो है तरीके से बनाया जाता था। ठीक है, यानी बस्तियों का विकास जो किया जाता था कैसे कैसे किया जाता था, कौन कौन से स्टेप थे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 23वां एंड इसके अंदर पूछा गया है इब्न बतूता के बारे में, उनका आपको परिचय देना है और भारत की जो है उन्होंने यात्रा की, उन्होंने क्या क्या विवरण दिए, क्या क्या चीजें भारत के बारे में कही। तो इब्न बतूता परिचय तथा भारत यात्रा अगर हम देखें, तो इब्न बतूता के बारे में अगर हम देखें, मोरक्को के तेंजियर में किताब इनकी अगर हम देखें, इनका जन्म जो है मोरक्को के तेंजियर से है, किताब रिहल्ला है और यात्रा वृत्तांत जो है इन्होंने लिखी है वो अरबी भाषा के अंदर लिखी है। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से सिंध जो है पहुंचे थे। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत पहुंचे थे ये। सुल्तान तुगलक ने उसकी जो है विद्वता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का न्यायाधीश जो है यानी काजी जो है नियुक्त किया था। कई वर्षों तक वह इस पद पर रहे, लेकिन सुल्तान का विश्वास खो देते ये फिर उसे जो है जेल में डाल दिया जाता है इब्न बतूता को। फिर अगर हम देखें तो कुछ समय बाद जो है सुल्तान और उसके भी जो गलतफहमी होती है वो दूर हो जाती है, उसे राजकीय सेवा करने का मौका मिलता है। फिर दूत के रूप में चीन जो है, चीन के अंदर वो 1342 में भेजे गए जाते हैं। फिर वापस जो है 1347 में घर वापस जाने का निश्चय कर लेते हैं। तो ये उनके जो यात्रा के बारे में कुछ पॉइंट थे, आई होप आप समझ गए होंगे। इब्न बतूता थे कहाँ के, तो मोरक्को के तेंजियर से थे। इनकी किताब का नाम है रिहल्ला। इन्होंने जो भी अपनी जो किताब लिखी है यात्रा वृत्तांत लिखा है। यात्रा वृत्तांत का मतलब है कि जब वो घूमने जाते हैं, जो जो चीजें उन्होंने देखी, जो जो चीजें उन्होंने करी, वो सारी चीजें उनकी किताब के अंदर होती है। तो वो उनका यात्रा वृत्तांत रहता है कि यात्रा के दौरान उन्होंने क्या क्या किया उसको लिखना। एंड इनके साथ आप देख सकते हैं जब वो भारत आते हैं तो क्या क्या होता है, क्या क्या इंसिडेंट होते हैं, कुछ इस तरह से थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं एंड इसी को हम पहले इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। इब्न बतूता के बारे में, राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ इब्न बतूता एंड द डिटेल्स ऑफ हिज विजिट टू इंडिया। तो आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इनके बारे में एंड यहाँ पे इंडिया में जब विजिट करते हैं तो क्या क्या होता है, जैसे बॉन्ड के बारे में बताया हुआ है, कहाँ पे जन्म हुआ इनका, टेंजियर मोरक्को के अंदर। इनकी बुक रिहल्ला एंड जो है ट्रेवलर्स वॉज रिटन इन जो है अरबिक के अंदर लिखी हुई है, अरबी भाषा में लिखा हुआ है। एंड और भी पॉइंट है इंग्लिश मीडियम में, जैसा मैंने आपको हिंदी मीडियम में बताया वैसा ही इंग्लिश मीडियम में भी है। पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो। दोनों ही मीडियम में एक्सप्लेन करने से ना वीडियो और ज्यादा लंबी बन जाती है एंड आप उतनी लंबी वीडियो को देखते नहीं हो। तो एक आध मिनट की आप देखते हो, उसमें आपकी जो क्लासेस है वो 40-45 मिनट की हो जाती है। तो इतनी मेहनत हम करते तो हमें लगता है कि मेहनत खराब जा रही है, इसीलिए मैं आपको सिर्फ हिंदी मीडियम में ही पढ़ा देता हूँ। चलिए बाकी इंग्लिश मीडियम में भी आपको दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आते हैं। 24 है, संविधान सभा में प्रथम निर्वाचिका को लेकर गर्मा गर्म बहस चली, व्याख्या करना है। संविधान जो सभा था, संविधान सभा जिसने संविधान को बनाया, पृथक निर्वाचिका को जो लेकर है वहां पर बहुत ज्यादा गर्मा गर्म जो है बहस चली थी, व्याख्या करना है। तो अगर हम देखें प्रथम निर्वाचिका के पक्ष और विपक्ष के अंदर आपको बताना होगा कि कौन कौन पक्ष में थे और कौन कौन विपक्ष में थे। तो वीर बहादुर पोकर, मद्रास के वीर बहादुर पोकर ने कहा कि अल्पसंख्यक हर जगह है, उन्हें चाहकर भी नहीं हटाया जा सकता, इसलिए हमें एक ऐसे समाज की जरूरत है जहां पर अल्पसंख्यकों को समान अधिकार जैसे
जो है समान अधिकार मिलने यहाँ पे मिले आएगा, जिसके लिए जो है जरूरी है कि क्या राजनीति में क्या हो, उचित जो प्रतिनिधित्व है वो मिले। इसके लिए प्रत्येक निर्वाचित का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें पक्ष के अंदर। एंड विपक्ष की अगर हम देखें, पृथक निर्वाचिका के विपक्ष आर.वी. धुलेकर प्रथम निर्वाचित अंग्रेजों की चाल थी। उन्होंने संरक्षण के नाम पर खेल खेला है, तुम्हें कुछ लाया गया है, तुम्हें जो है बहलाया गया ऐसा और तुम छोड़ दो, ऐसा ये कह रहे थे। और सरदार पटेल, यह एक ऐसा विषय है जो कि पूरी राजनीति में समा चुका है। यह मांग ऐसी थी जिसने एक समुदाय को दूसरे समुदाय से जो है भिड़ा दिया था। यह रक्तपात और विभाजन का कारण बनी है। देश में शांति चाहते हो तो इसे छोड़ दो। तो ये कहते हैं, ये पक्ष और विपक्ष के प्रथम निर्वाचिका को लेकर संविधान सभा के अंदर बहुत ज्यादा बहस चली थी इसको लेकर। एंड ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसको हम इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। 24 ये बोला गया है, हीटेड अप ओवर सेपरेट इलेक्ट्रोड इन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हीटेड डिबेट जो है इंस्टीट्यूट। यहाँ पे फेवर में बताया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। वीर बहादुर पोकर के बारे में इन्होंने कहा था क्या, एंड विपक्ष जो था उन्होंने क्या कहा था, तो ये आप पढ़ सकते हैं, आर.वी. धुलेकर का और सरदार पटेल का। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट होंगे इसके विपक्ष के बारे में। चलिए ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। एंड यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो स्टार्ट हो जाता है। एंड हाँ, ये आपका जो सेक्शन है वो बी चल रहा है। सेक्शन बी जो है आपका 22 से लेकर 27 तक क्वेश्चन रहेंगे, जो 3-3 नंबर वाले होंगे। उसमें हम 25वें क्वेश्चन पे आते हैं। एंड इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया 25वें में, भारतीय इतिहास में सिक्कों के महत्व पर प्रकाश डालिए। देखिए भारतीय इतिहास में या कोई सा भी इतिहास हो, किस वर्ल्ड के इतिहास को अगर भी समझ रहा हूँ ना मैं, तो सिक्के बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। वैसे आपको यहाँ पे भारत के इतिहास को लेकर बताना पूछा गया, तो उसी को लेकर आप बताएं। बाकी अगर हम सिक्के देखें, इतिहास को जानने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जैसे कि अगर आप सिक्के देखें तो सिक्कों के, अगर सिक्के हैं तो किस चीज के बने वो, क्या वो सोने के हैं, तांबे के हैं, पीतल के हैं, किस चीज के बने हैं। तो इससे आप पता कर पाते हैं क्या उस समय की हिस्ट्री के बारे में, कि उस समय अमीरी थी या गरीबी थी। यानी वहां की जो शासन व्यवस्था थी, यानी अर्थव्यवस्था आप देखेंगे वहां इकोनॉमिक कैसा था, वो उच्च स्तरीय था या निम्न स्तरीय था। कैसे, अगर सोने का होगा तो उच्च स्तरीय होगा, ठीक है। वहीं अगर वो पीतल का होगा, तांबे का होगा, तो हम कम मान सकते। ऐसी इस सिक्कों के अंदर जो है कई सारी चीजें भी लिखी रहती है। अगर राजा का है तो राजा अपने क्या कराता है, अपनी जो फोटो एक तरह से वो यहाँ पर डलवा देता है। तो हमें वहाँ के सिक्कों की मदद से शासक के बारे में पता चल जाता है। वहां पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजों के बारे में हमें सिक्के से पता चल पाता है, इतिहास के बारे में। एंड यहाँ पे अगर इसके पॉइंट को देखें हम, सिक्के का इस्तेमाल व्यापार को आसान बनाने के लिए किया जाता था। उपयोग देखें हम तो बहुमूल्य मूल्य और भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय किया जाता था। यानी अगर आप देखें सिक्के, तो उससे जो है व्यापार के लिए भी इसका यूज किया जाता था। चांदी और तांबे के आहा सिक्के जो राजाओं ने जारी किए थे, संभवतः व्यापारियों, धनपतियों और नागरिकों द्वारा जारी तथा उपयोग में लाए गए थे। कुषाण राजा देखिए, अगर हम इसके बारे में कहा गया है कि ये ऐसे राजा थे, पहले जो है सबसे पहले प्रथम शताब्दी ईस्वी में जो है सोने के सिक्के यही जारी किए थे कुषाण शासक। गुप्त शासक की बात करें तो कुछ सोने के सिक्के जो है, सबसे भव्य सिक्के उत्तम सोना जो है इन्होंने जारी किया था गुप्त शासक ने। एंड हिंदी यूनानी शासक शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के जो है जारी किए थे। हिंद यूनानी शासक के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे फोटो जो है और वहां पे जो नाम है राजा का, वो सिक्कों के अंदर जो है हिंद यूनानी शासक के द्वारा किए गए थे। तो ये आप सिक्कों के बारे में जान सकते हैं। बाकी सिक्कों से हम बहुत सारी चीजों का पता लगा पाते हैं। अगर आप देखेंगे आज के समय, मान लेते कोई एक जगह की खोज हुई है, ठीक है, नई नई जगह, वहां पे सिक्का पाया गया, तो वहां से हम सिक्के से हम बहुत सारी चीजें जान पाते हैं कि वो जो बस्तियां थी या वहां की जो जगह थी या राजा थे, वो अमीर थे या गरीब थे। जैसे सिक्के सोने के हुआ करते थे, तांबा के, पीतल के, ये हम उससे पता कर सकते हैं। साथ ही साथ राजा क्या किया करते थे, जो भी राजा हुआ करते थे वो सिक्कों के ऊपर अपनी जो है छाप एक डालते थे, तस्वीर डालते थे। उसके बारे में भी अगर आपने देखा होगा हड़प्पा सभ्यता, तो वहां पे भी हमें सिक्के मिले एंड उस पे भी जो है हमें काफी चिन्ह मिले। तो सिक्कों की मदद से हम बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एंड उससे पहले हम इसे इंग्लिश मीडियम में भी देखें इस क्वेश्चन को। तो बोला गया है, तो थ्रो लाइट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉइन्स इन इंडियन हिस्ट्री। तो यहाँ पे अगर हम देखें हिस्ट्री की, इंडियन हिस्ट्री में
कोइंस का जो इम्पोर्टेंस देखे तो यहाँ पे बताया हुआ है ट्रेड जो है वो इजियर हो जाता है कोइंस से। पहले पॉइंट में आपका बताया गया, यूजेस के बारे में बताया गया, हर्ट कोइंस ऑफ सिल्वर एंड जो है कॉपर उसके बारे में बताया गया है। कुषाण किंग जिसने सबसे पहले जो है फर्स्ट जो है इसने गोल्ड कोइंस इशू किए थे। एंड गुप्त रूलर्स जो है उन्हें ना जो है ग्रैंडेस्ट गोल्ड कोइंस जो है ये परफेक्ट गोल्ड जिसे आप कह सकते हैं ये लाए थे। इंडो ग्रीक रूलर्स देखिए तो फर्स्ट कोइंस इशूड विद द स्टैचू एंड नेम ऑफ द रूलर्स। तो ये आप यहाँ पे इनके बारे में देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 26 आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। पहले हिंदी में देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। एंड इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है 1857 के विद्रोह में अफवाहों और भविष्यवाणियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कथन को उदाहरण सहित आपको समझाना है। देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था ना उसके अंदर बहुत सारी अफवाहें भी चल रही थी और भविष्यवाणियां भी की गई थी। तो कौन कौन सी वो थी आपको यहाँ पे बताना है। जैसे कि एनफील्ड राइफलों के कारतूस देखे तो गायों और सुअरों की जो है चर्बी से ढकी गोलियां और उन गोलियों को काटने से उनकी जाति और धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये एक जो है अफवाह फैली थी। आटा देखे तो आटे को लेकर भी अफवाह फैली थी कि अफवाहों के अनुसार अंग्रेजों ने जो है गायों और सुअरों की जो है हड्डी का चूरन जो है वो बाजार में बिकने वाले जो आटा है उसके अंदर मिला दिया था। तो ये आटे को लेकर था। चपाती को लेकर भी अफवाह थी। कैसी थी? उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों से रिपोर्ट आई कि गांव-गांव में जो है चपातियां बांटी जा रही है। ये अफवाहें आप देख सकते हैं। एंड आगे अगर हम देखें अफवाहों में ही और आगे तो लोटा और खलासी मुद्दा करके ये भी एक अफवाह थी जिसके अंदर कहा गया है कि निचली जाति के खलासी ने एक ब्राह्मण सिपाही से अपने पानी के कंटेनर से कुछ पानी देने के लिए कहा। सिपाही ने उसे यह कहते हुए अपना कंटेनर देने से इनकार कर दिया कि निचली जाति के स्पर्श से पानी प्रदूषित प्रदूषित होगा। एंड ये आप देख सकते हैं। एंड सैनिकों को समुद्र पार भेजना, भारतीय सैनिकों को काम करने के लिए समुद्र पार भेजा जा रहा था। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि यदि आप समुद्र पार जाते हैं तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। यानी समुद्र पार करने जैसी भी जो है अफवाहें उस समय प्रचलित थी। तो ये है 1857 में जो क्रांति हुई थी उसके अंदर अफवाहें और भविष्यवाणी भी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आप इस तरह से आटा हो गया, चपाती हो गया, राइफल वाला आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। एंड लोटा और खलासी मुद्दा और सैनिकों को समुद्र पार भेजना, ये आप अफवाहें लिखेंगे। चलिए ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है 26वां। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एंड 26वें को ये इंग्लिश मीडियम में देखें तो यहाँ पे बोला गया है 1857 रूमर्स एंड जो है प्रोपेचेस प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द अपराइजिंग ऑफ एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद एग्जांपल। तो यहाँ पे रूमर्स क्या क्या थे, जैसे यहाँ पे कार्टेज ऑफ एनफील्ड राइफल्स यहाँ पे बताया गया राइफल्स के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया। दूसरा अगर हम देखें फ्लावर के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। आगे अगर हम देखें यहाँ पे आटा है, ठीक है, वो चपाती यहाँ पे आपका आ जाएगा। चपाती के बारे में लोटा एंड खलासी इशू के बारे में आप पढ़ सकते हैं। इंडियन सोल्जर्स के बारे में यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से समुद्र पार जाने पे वो बताते हैं कि आपका जो रिलीजन है वो करप्ट हो जाएगा। तो ये आपका लास्ट पॉइंट था। चलिए ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका 26वां। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 27। एंड इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है मध्यकालीन भारत के समाज में सिंचाई व्यवस्था तथा फसल तकनीक किस प्रकार अभिन्न अंग थी, आपको बताना है। तो मध्यकालीन जो भारत के अंदर सिंचाई तकनीक थी, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। तो अगर हम देखें सिंचाई के बारे में, जहां बारिश सही होती थी वह जो है रोजमर्रा खाने की जरूरतें जैसे चावल, गेहूं, ज्वार इत्यादि फसलों की जो है खेती होती थी। कम बारिश वाले इलाके देखें तो वहां पर गेहूं व ज्वार बाजरे की खेती ज्यादा प्रचलित थी। सिंचाई के लिए कुछ कृत्रिम उपाय बनाने पड़े। राज्य द्वारा मदद लेना, जैसे उत्तर भारत में राज्य ने कई जो है नई नहरें व नालों खुदवाए और कई पुरानी नहरों की जो है मरम्मत करवाई। जैसे कि शाहजहां के शासनकाल को अगर हम देखें तो वहां पे पंजाब में एक जो नहर है शाह नहर, उसकी करके मरम्मत करवाई गई थी। चलिए आगे की तरफ आए हम। तो हल का उपयोग आप बता सकते हैं। मध्यकालीन भारत के अंदर जो है अ, आप देखेंगे तो हल का उपयोग किया जाता था खेत को जोतने के लिए। एक छोर पर लोहे की नुकीली धार या फाल लगे हल का उपयोग होता था जो मिट्टी को बहुत गहरे गहरे नहीं होते थे, मिट्टी को बहुत गहरे तक होते थे। ठीक है। मिट्टी की गुड़ाई और साथ साथ फसल की निराई के लिए लकड़ी के मूठ वाले लोहे के पतले धार जो है काम लाए जाते थे। तो ये आप बता सकते हैं इसके अंदर। चलिए
ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि भारत के अंदर जो है मध्यकालीन भारत में सिंचाई और तकनीक के बारे में तो आप इस तरह से बता देंगे। चलिए 8वें की तरफ आते हैं एंड उससे पहले हम इसे इंग्लिश मीडियम में कर लेते हैं। इसके अंदर बोला गया है हाउ इरिगेशन सिस्टम एंड क्रॉपिंग टेक्निक्स वर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ जो है मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। तो ये आपको बताना है एंड अगर हम देखिए इसके आंसर्स को तो ये आपके इसके पॉइंट्स कुछ इस तरह से हो जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे अगर हम देखिए वेयर द रेन्स वर राइट इट वाज द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप लाइक राइस व्हीट ज्वार। ठीक है, ईटीसी एग्जाम ये आपका बताया गया है। और पॉइंट है इसके, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। मैं आपको सिर्फ हिंदी मीडियम में एक्सप्लेन करूंगा, इंग्लिश मीडियम में मैं आपको आंसर्स दिखा दूंगा। कुछ इस तरह से होगा इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके अंदर और दिया हुआ है एंड इसके अंदर जो पूछा गया है 17वीं शताब्दी के जो मुगल काल की टाइम की बात हो रही है। 17वीं शताब्दी के किसानों की स्थिति का वर्णन आपको करना है। तो कैसी थी मुगल काल के दौरान, अगर देखें किसानों की स्थिति कैसे थी तो उपयोग किए गए शब्द अगर हम देखें, यानी किसानों के लिए कौन कौन से शब्द ये उपयोग किए जाते थे, रैयत, मुजरियान, किसान या आसामी। ये वर्ड है जो किसानों के लिए जो खेती किया करते थे उनके लिए यूज किए जाते थे। अगर हम देखें उस समय किसान तो दो तरह के किसान थे यहाँ पे बताए हुए, जैसे कि एक तो खुद कास्ट। ये अगर हम देखें तो ये उन्हीं गांव में रहते थे जिनमें उनकी जमीन थी। और दूसरा जो था पाही कास्ट, वह खेतीहर जो दूसरे गांव से ठेके पर खेती करने आते थे। तो दो तरह के किसान आप समझ गए, खुद कास्ट और एक पाही कास्ट हो गया। एक खुद कास्ट जो जिनकी जमीन होती थी उसी गांव में वो रहते थे और उनकी जमीन जो है वो उसी गांव में होती थी। पाई कास्ट को देखें तो वो दूर से जो है दूसरे गांव में आते थे खेती करने के लिए, ठेके पर काम करने आते थे। उत्तर भारत के एक औसत किसान के पास शायद ही कभी जो है एक जोड़ी बैल और दो हल से ज्यादा कुछ था और अधिकतर के पास इससे भी कम थे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी यहाँ के किसानों की इस समय। एंड यहाँ पे देखिए हम खेती व्यक्तिगत मिल्कियत के सिद्धांत पर आधारित थी। किसानों की जमीन उसी तरह खरीदी और बेची जाती थी जैसे दूसरे संपत्ति मालिकों को। तो ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं एंड ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है 27वां। एंड ये आपका सेक्शन बी, जो आपका सेक्शन बी था वो भी खत्म हो जाता है। चलिए अगले सेक्शन की तरफ बढ़े उससे पहले हम इसे 27वें को इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ जो है एसेंट्स ऑफ द 17th सेंचुरी मुगल पीरियड के बारे में पूछा गया। तो आप स्टेटस आपको बताना है। यहाँ पे देख सकते हैं टर्म कौन कौन सा यूज किया जाता था, यहाँ पे लिखा हुआ है। टू टाइप्स ऑफ फार्मर्स के बारे में भी लिखा हुआ है। ठीक है, एंड यहाँ पे इनकी स्थिति के बारे में बताया हुआ है, फार्मर के बारे में। एंड और आपके 4 पॉइंट टोटल लिखे हुए, आप इन्हें देख सकते हैं। ये इसका आंसर रहने वाला है। मुगल टाइम जो है मुगल के जो समय में था उस समय किसानों की स्थिति, जो फार्मर थे उनकी स्थिति कैसी थी, स्टेटस कैसा था उनका। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगले क्वेश्चन जो है आपका सेक्शन सी में स्टार्ट होगा एंड इसके अंदर जो क्वेश्चन होंगे सभी वो 8-8 नंबर वाले होंगे। चलिए 28वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एंड 28वें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया इसमें भारत में रैयत समुदाय के जीवन पर अमेरिकी गृह युद्ध का कैसा प्रभाव पड़ा। अमेरिका के अंदर जो गृह युद्ध हुआ था उसका रैयत समुदाय के जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा आपको बताना है। तो जब 1861 में अगर हम देखें अमेरिकी गृह युद्ध छिड़ गया तो ब्रिटेन के पास जो है कपास क्षेत्र जो है मंडी तथा कारखाना, ठीक है, उसके अंदर जो तहलका मच जाता है। अमेरिका से आने वाले जो कच्चे माल होते हैं ना उसमें क्या हो जाता है, अमेरिका से आने वाले कच्चा माल जो है कपास की आयात में भारी गिरावट आ जाती है। वह सामान्य मात्रा का जो है 3% से भी कम हो गया था। अगर हम दूसरे पॉइंट को देखें तो यहाँ पे बताया गया भारत तथा अन्य देशों को बड़ी जो है व्यग्रता के साथ यह संदेश भेजा गया कि ब्रिटेन को कपास का जो है अधिक मात्रा में निर्यात करे। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे जो है यहाँ पे गृह युद्ध छिड़ जाता है अमेरिका के अंदर, तो अमेरिका जो है अमेरिका के बाद जो है अब ये तो कपास की जो है एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। अब ब्रिटेन ले नहीं पा रहा था कपास क्योंकि यहाँ पे गृह युद्ध हो गया जिसकी वजह से इसमें गिरावट आई कपास में। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो भारत और उसके अन्य देशों को जो है ये कहा गया कि आप क्या है कपास का अधिक मात्रा में निर्यात करें। तो यहाँ पे देखेंगे कपास जो है वो ज्यादा करने लगे। बंबई में कपास के सौदागरों ने कपास की आपूर्ति का आकलन करने और कपास की खेती को अत्यधिक जो है अधिकाधिक प्रोत्साहन देने के लिए कपास पैदा करने वाले जिलों का जो है इन्होंने दौरा किया। देखेंगे यहाँ पे तो कपास के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया गया है भारत के अंदर। एंड आगे आप देख सकते हैं इसके अंदर बोला गया है
जब कपास की कीमतों में उछाल आया तो बंबई के पास जो है बंबई के कपास निर्यातकों ने ब्रिटेन की मांग को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक कपास खरीदने का प्रयत्न किया। इसके लिए उन्होंने शहरी साहूकारों को अधिक से अधिक अग्रिम राशियां दी ताकि वे भी आगे उन ग्रामीण ऋणदाताओं को जिन्होंने उपज को उपलब्ध कराने का वचन दिया था अधिकाधिक मात्रा में जो है राशि उधार दे सके। और अगर पॉइंट देखें, जब बाजार में तेजी आती है तो ऋण आसानी से दे दिया जाता है। आप सभी को पता होगा, बाजार अच्छा चल रहा होता है तो ऋण आसानी से दिया जाता है क्योंकि ऋणदाता अपनी उधार दी गई राशियों की वसूली के बारे में अधिक आश्वस्त महसूस करते हैं। ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे। आगे अगर हम और पॉइंटों को देखें तो इसके अंदर बताया गया है कपास जो है उगाई जाने वाले जो है प्रत्येक एकड़ के लिए 100 रुपए अग्रिम राशि जो है दी जाने लगी। साहूकार भी दीर्घावधि ऋण देने के लिए जो है एकदम तैयार थे। जब अमेरिका में संकट की स्थिति बनी रही तो बंबई दक्कन में कपास का उत्पादन बढ़ता गया। कुछ धनी किसानों को तो लाभ अवश्य हुआ, लेकिन अधिकांश किसान जो है कर्ज के बोझ से जो है और अधिक दब गए। तो ये आप इसके बारे में लिख सकते हैं। एंड कपास की कमी हो जाती है गृह युद्ध के चलते, तो भारत के अंदर देखे तो बंबई वहां पे बहुत सारी चीजें होती है जो मैंने आपको बताया कपास से रिलेटेड। ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28। इसी के अंदर आपका अथवा भी रहेगा। एंड अथवे से पहले हम 28 को ही इंग्लिश मीडियम में देखें। इसके अंदर आपका बोला गया है व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर ऑन द लाइफ ऑफ द रैयत कम्युनिटी इन इंडिया। तो ये आप देख सकते हैं, ये रहा आपका एंड आंसर्स लिखा हुआ है। व्हेन द अमेरिकन सिविल वॉर ब्रोक आउट इन 1861 देयर वाज अ स्टिर इन द कॉटन सेक्टर मार्केटर्स एंड फैक्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन। इसके बारे में आपका एक्सप्लेन किया गया है, आप इसे देख सकते हैं। इसके आंसर्स, इसके बहुत सारे पॉइंट आपके लिए लिखे गए, तो ये आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो ये आपको पॉइंट एक्सप्लेन करने होंगे इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर। ठीक है, चलिए और की तरफ आते हैं। एंड और को पहले हम जो है हिंदी में डिस्कस कर लेते हैं। हिंदी के अंदर ये कहा गया है दक्कन दंगा जो कमीशन है उसकी रिपोर्ट की आलोचनात्मक समीक्षा आपको करनी है। दक्कन दंगा कमीशन की जो रिपोर्ट है उसकी आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो अगर हम देखें, जब विद्रोह दक्कन में फैला तो प्रारंभ में बंबई की सरकार उसे गंभीरता पूर्वक लेने को तैयार नहीं थी। यानी विद्रोह को देखिए यहाँ पे, तो उन्होंने क्या है, बंबई की सरकार ने उसे गंभीर तरह से लिया नहीं। लेकिन भारत सरकार ने, जो कि 1857 की याद से चिंतित थी, बंबई की सरकार पर दबाव डाला कि वह दंगों के कारणों की जो है छानबीन करने के लिए एक जांच आयोग बैठाए। और अगर हम देखें आगे बताया गया इसके अंदर, आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, फिर रिपोर्ट जो है तैयार करते हैं जिसके अंदर ये होता है पहले तो ये एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जो कि 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है पेश की जाती है। इस रिपोर्ट को दक्कन दंगा रिपोर्ट कहा जाता है। आयोग द्वारा दंगा पीड़ित जिलों की जो जांच पड़ताल करवाई जाती है। रैयत वर्ग हो गए, साहूकारों व चश्मदीदों गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में राजस्व दरों, कीमतों और ब्याज के संदर्भ में आंकड़े इकट्ठे किए गए। जिला कलेक्टरों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट का संकलन किया गया। इन रिपोर्टों का अध्ययन आलोचनात्मक रूप से करने की आवश्यकता है क्योंकि रिपोर्ट सरकारी है और प्रशासन के नजरिए से लिखी गई है। तो बहुत सारी कमियां रह सकती है, मतलब कमियां क्या, बहुत सारी चीजें छुपाई भी जा सकती है, इसलिए इन्होंने कहा है ये चीज। और अगर हम देखें, ये रिपोर्ट सरकारी सरोकार और अर्थ प्रतिबिंबित करती है। निष्कर्ष देखें, सरकारी मांग जो है रैयत के विद्रोह का कारण नहीं, सारा दोष ऋणदाताओं या साहूकारों का है। औपनिवेशिक सरकार की नकारात्मक सोच। तो सरकारी रिपोर्ट एक बहुमूल्य स्रोत, तथापि इसकी विश्वसनीयता की जांच अन्य गैर सरकारी स्रोतों के मिलान द्वारा किया जाना, ये इन्होंने कहा है। तो ये आप देख सकते हैं दक्कन दंगा के बारे में लिखा हुआ है। इसके बारे में फिर जांच की जाती है, जांच के लिए एक आयोग बैठाया जाता है। एंड ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में सन 1878 में जो है पेश की जाती है। एंड इसके बारे में आप देख सकते हैं, बयान दर्ज किए जाते हैं गवाहों के, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है दक्कन दंगे के अंदर। आप इसे इस तरह से लिखेंगे। चलिए, एंड ये आपका कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं हम उसी क्वेश्चन को सबसे पहले, और में आपका है। एंड यहाँ पे बोला गया है क्रिटिकली रिव्यू द रिपोर्ट ऑफ डेक्कन रेट्स कमीशन। ठीक है, डेक्कन रेट्स जो कमीशन है उसकी आपको जो रिपोर्ट है वो तैयार करनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखिए क्या थी रिपोर्ट, तो कुछ इस तरह से आप लिखेंगे। इंग्लिश मीडियम में इसके पॉइंट्स है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है वो वीडियो को रोक के भी इसे पढ़ सकता है। बाकी मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ इसके आंसर्स क्या क्या होंगे, क्या क्या लिखने होंगे। तो ये इसका पूरा आंसर होगा, कुछ इस तरह से आपको लिखना होगा इंग्लिश मीडियम में।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 28, सॉरी 28 आपका खत्म हो गया। अब हम आते हैं 29 की तरफ। एंड 29 के अंदर पूछा गया है आपका महाभारत काल में देखे गए संपत्ति के अधिकार के आधारों को स्पष्ट करना है। तो महाभारत काल में जो है संपत्ति के अधिकार को लेकर क्या चीजें थी आपको बतानी है। तो संपत्ति का अधिकार अगर हम देखें तो ये पितृवंशिकता है, ठीक है। अगर हम देखें तो इसको लेकर होता है मनुस्मृति के अनुसार देखें तो पिता की मृत्यु के बाद जो है जायदाद सभी पुत्रों के जो है सभी पुत्रों में समान रूप से बांटा जाना चाहिए, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र जो है विशेष भाग का अधिकारी था। सामान्यतः जमीन, पशु और धन पर जो है पुरुषों का नियंत्रण था। स्त्री को अगर हम देखें पिता की जायदाद में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी, लेकिन विवाह के समय जो उपहार मिलते थे उन पर स्त्री का अधिकार होता था। इसे स्त्री धन कहा जाता था। इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था। तो ये है कि विवाह के समय जो भी उन्हें दिया जाता था उसके ऊपर स्त्री का अधिकार होता था। एंड एग्जाम्पल्स के लिए और भी बताया गया जैसे प्रभावती गुप्त संभवतः ये संसाधनों पर अधिकार रखती थी, ऐसा कुछ परिवारों में हो सकता था। देखेंगे अगर हम तो ये अगर देखते हैं ना कि इस संपत्ति का अधिकार किसे था, महिलाओं को था या नहीं था या पुरुषों को था। ये सारी चीजें डिपेंड होती है कि आपकी स्थिति कैसी है, यानी आप अमीर वर्ग से आते हैं कि गरीब वर्ग से। कुछ अमीर वर्ग के थे जिनके अमीर वर्ग की आप औरतों को अगर आप देखेंगे, महिलाओं को देखेंगे तो उनके पास अधिकार होंगे, जरूर होंगे। लेकिन मनुस्मृति के अनुसार स्त्री को अपने पति की आज्ञा के खिलाफ गुप्त धन जो है वो मतलब गुप्त तरीके से जो धन है वो इकट्ठा नहीं कर सकती थी। ये मनुस्मृति के अनुसार था। चलिए आगे अगर हम देखें संपत्ति के अधिकार को ही आगे बताया गया वर्ण के अंदर। तो वर्ण के अंदर क्या कहा गया है, इसके अंदर कहा गया 3 उच्च वर्णों के पुरुषों के लिए अलग अलग प्रकार के कार्य को चुनने की संभावना थी। शूद्रों के लिए जो एकमात्र जीविका का साधन था तीनों उच्च वर्ण की सेवा करना। समाज में ब्राह्मण और क्षत्रिय की स्थिति अधिकतर समृद्ध होती थी। ब्राह्मण ग्रंथों, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में वर्ण व्यवस्था को उचित बताया जाता है, लेकिन बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की आलोचना की गई। तो ये आपका हो जाएगा वर्ण व्यवस्था के बारे में। एंड यहाँ पे भी देख सकते हैं संपत्ति के अधिकार को लेकर बताया गया कि जो सबसे निचला है उसको तो एक तरह से है नहीं, ऊपर के तीनों की सेवा करनी होती। एंड सबसे ऊपर जो इसके अंदर ब्राह्मण और क्षत्रिय जो रहते उनकी स्थिति अच्छी होती है। बाकी ये आ जाएगा महाभारत काल में देखे गए संपत्ति के अधिकारों को वर्णन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड उससे पहले हम इसे इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है एक्सप्लेन द ग्राउंड्स ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी सीन इन द महाभारत पीरियड। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति बताया हुआ है। एंड यहाँ पे वुमेन्स के बारे में बताया हुआ है। प्रभावती गुप्त का एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम देखें ये आपका आ गया मनुस्मृति के अनुसार, उसको एक्सप्लेन किया गया है। एंड अगर वर्ण को देखें तो वर्ण के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। आप इसके पॉइंट देख सकते हैं, कुछ इस तरह से इसके 4 पॉइंट आपको बताए गए हैं। तो राइट टू प्रॉपर्टी इन वर्ण के अंदर जो है क्या बताया गया है तो आप पढ़ सकते हैं। जैसा मैंने हिंदी में बताया सेम वैसा ही है, बाकी आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। चलिए और की तरफ आएंगे। एंड और में जाने से पहले इसे हम पहले हिंदी मीडियम में डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका दिया हुआ है महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ है। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है तथा समय समय पर अनेक परिपाटियों ने इसके लेखन में योगदान दिया। स्पष्ट कीजिए। तो देखिए महाभारत एक गतिशील जो ग्रंथ है अगर हम देखें तो ये कैसे है, जैसे अगर आप देखेंगे भारत का संविधान रहता है, हमारा जो देश का संविधान है भारतीय संविधान, इसमें भी चेंजेस होते रहते हैं, इसीलिए इसको भी एक गतिशील ग्रंथ कहा जाता है या जीवन दस्तावेज कहा जाता है। तो महाभारत भी एक गतिशील ग्रंथ है क्योंकि इसको जो है बहुत समय लगा इसको बनाने में। एंड इसके अंदर बदलाव होते ही रहे। जिस तरह एक इंसान हमेशा अगर देखेंगे इंसान की जो बॉडी रहती है उसके अंदर चेंज होता रहता है, गतिशील रहता है, वैसी ये किताब महाभारत एक ग्रंथ है जिसके अंदर बदलाव होते रहे। कौन कौन से बदलाव थे अगर हम देखें तो इसके अंदर जो है महाभारत की रचना सबसे पहले संस्कृत भाषा के साथ जो है कई अलग अलग भाषाओं में जो है लिखा गया। इसका अनुवाद भी अलग अलग भाषाओं में होता है। तो भाषाओं से रिलेटेड पॉइंट है। श्लोक अगर हम देखें तो मूल कथा में जो है 10,000 श्लोक थे। जो मूल कथा थे, अगर मूल की बात करते हैं जो रियल है, जो रियल मतलब कि जो बना, ठीक है, शुरुआत के अंदर जो बना उसके अंदर 10,000 श्लोक थे। लेकिन धीरे धीरे ये संख्या जो है 1,10,000 1,40,000 तक जो है लगभग पहुंच जाती है। तो इसके अंदर आप देखेंगे ये बदलाव देखने को मिले हमें। महाभारत में भिन्न भिन्न कहानियों तथा उपदेशों का वर्णन हमें मिलता है। महाभारत में कहानियों को पत्थरों की मूर्तियों तथा चित्रकला द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया है। महाभारत की कथाओं को नाटकों, नृत्यों तथा विभिन्न अन्य तरह से जो प्रस्तुत किया गया है।
एंड अगर हम आगे देखिए इसके पॉइंट को, तो इसके अंदर बताया हुआ है इसकी रचना जो है वो लंबे समय से होती रही है। अलग अलग समय में इसके रचयिता भी जो है अलग अलग रहे, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक लिखा गया है, इसीलिए इसके रचयिता भी जो है अलग अलग रहेंगे। एंड ये आपका जो है गतिशील ग्रंथ है लेकर कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम इसके लेखक की बात करें, कौन कौन राइटर रहे महाभारत को लेकर, तो ऋषि व्यास जी है। साहित्यिक परंपरा में इस बृहद रचना के रचयिता जो है ऋषि व्यास माने जाते हैं। महाभारत की अगर रचना किसने करी ऐसा माना जाता है, तो वो है ऋषि व्यास जी, जिन्होंने इसकी रचना करी है। बाकी और भी थे, इनमें अगर हम देखें और इसके पॉइंट, तो भाट सारथी ये भी है, ब्राह्मण अन्य, ये आपके पॉइंट दिए हुए। जैसे भाट सारथी में देखिए हम, तो संभवतः मूल कथा के रचयिता थे ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ जो है युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजय व उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। ये रचनाएं जो है मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी जो है पीढ़ी वहां तक पहुंचती रही है। ब्राह्मण देखिए हम, तो लगभग 5वीं शताब्दी ईसवी पूर्व से जो है ब्राह्मणों ने इसे लिखा है। यह वह काल था जब कुरु और पंचाल जो है, जिनके इर्द गिर्द महाभारत की जो है कथा घूमती है। एंड अन्य को देखें तो एक और रचना काल लगभग जो है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच जो है विष्णु देवता की आराधना, जो श्री कृष्ण महत्वपूर्ण नायकों में से एक रहा था। तो ये अन्य में आप डाल सकते हो। तो ये है महाभारत के जो है राइटर्स, अलग अलग समय पे अलग अलग रहे। तो आप ऋषि व्यास, भाट सारथी हो गए, ब्राह्मण के बारे में भी लिख सकते हैं, ये आपके इसके अंदर पॉइंट होंगे। तो ये समझ आ गया आपको। महाभारत तो एक तो गतिशील ग्रंथ है और समय समय पर इसके जो है परिपाटियों ने जो है इसके लेखन में योगदान दिया है, स्पष्ट करना था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चले। एंड अभी हम इस क्वेश्चन को ही और के जो क्वेश्चन बच गया था आपको 29वां का, इंग्लिश मीडियम में हम देख लेते हैं। तो महाभारत इज अ डायनेमिक बुक एंड मैनी ट्रेडिशन हैव जो है कंट्रीब्यूटेड टू इट्स राइटिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये आपके इसके आंसर है, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है डायनेमिक बुक के बारे में, ठीक है। एंड यहाँ पे ऑथर्स के बारे में आपका नीचे बताया है, जैसे ऋषि व्यास, ठीक है, भाट सारथी, ब्राह्मण एंड अदर जो है अदर, इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। आप इसे पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में आपका दिया हुआ है। जो भी बच्चा इंग्लिश मीडियम का देख रहा हो तो आप वीडियो को रोक के इसे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। बाकी अब वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन जाए, इसलिए मैं आपको इंग्लिश मीडियम में सिर्फ शो कर देता हूँ। एंड हिंदी मीडियम में मैं आपको बता देता हूँ कि राइट आंसर क्या होगा पढ़ के। बाकी इंग्लिश मीडियम में बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना बन पाए, क्योंकि बहुत कम बच्चे होते हैं, एक आध मिनट की वीडियो देख लेते हैं। एंड आपकी जो क्लासेस रहती है वो 40 मिनट 50 मिनट की हो जाती है, इसीलिए मैं आपको जो है एक मीडियम में समझा देता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 30वां। चर्चा कीजिए कि अलवार, नैनार और वीर शैव ने किस प्रकार की जाति प्रथा की आलोचना प्रस्तुत की। अलवार हो गए, नैनार हो गए और वीर शैव ने किस प्रकार की जाति प्रथा की आलोचना की। तो तमिलनाडु के अलवार और नैनार संत देखें, जाति के प्रति दृष्टिकोण अगर हम इनके देखें तो ये है, अलवार और नैनार संतों द्वारा जो है ब्राह्मण व्यवस्था तथा जाति प्रथा का विरोध किया गया। तो ब्राह्मण व्यवस्था का विरोध किया गया, यह सत्य प्रतीत होता है क्योंकि भक्ति संत विविध समुदाय से थे, जैसे ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान आदि जातियों से ये आए थे। तो ये आप पढ़ सकते हैं भक्ति संतों के बारे में, जो कि ब्राह्मण थे, शिल्पकार भी थे, किसान थे, आदि जातियों से ये आए हुए थे। ब्राह्मणों ने जिन्हें नीच तथा अपवित्र माना, वे भी इसके अंदर शामिल थे। उदाहरण के लिए अलवार संतों का मुख्य काव्य संकलन नल नलारी, यहाँ पे जो नल इरा दिव्य प्रबंधन का है, ठीक है, यहाँ पे आ की मात्रा शायद नहीं आएगी, ये का वर्णन जो है तमिल वेद रूप में किया गया है। इस प्रकार इस ग्रंथ का जो महत्व है संस्कृत के चारों वेदों जितना बताया गया है, जो ब्राह्मणों द्वारा पोषित थे। तो ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं। एंड अगर हम देखें वीर शैव यानी शिव के वीर जो है उनके द्वारा जाति प्रथा की आलोचना किस तरह से की जाती है, तो इसके बारे में अगर हम देखें तो मृत्यु उपरांत भक्त जो है शिव में लीन हो जाएंगे, अर्थात इनका पुनर्जन्म नहीं होता। यह धर्म शास्त्रों में बताए गए श्राद्ध संस्कार है, मतलब जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती किसी की भी, तो उसको लेकर जो है ये आलोचना करते हैं और अपने मृतकों को विविधतापूर्ण जो है वो विधि पूर्वक जो है दफनाते हैं। जाति की जो है अवधारणा और कुछ समुदाय के दूषित होने की जो है ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध किया इन्होंने भी। ब्राह्मणीय पुनर्जन्म के सिद्धांत पर जो है प्रश्न चिन्ह लगाया है। एंड धर्मशास्त्र में वैश्यक विवाह और विधवा पुनर्विवाह को अस्वीकार किया है, लेकिन इन्होंने मान्यता प्रदान की है कि एक तो वैश्यक विवाह हो गया और जो पुनर्विवाह है यानी विधवा होने के बाद भी दोबारा विवाह कर सकती है, इन्होंने तो मान्यता दी है वीर शैव वालों ने, शिव के वीर जो है, और इस तरह से आलोचना करते हैं ब्राह्मणों की।
चलिए आगे की तरफ आए हम। वीरशैव ने संस्कृत भाषा जो है उसको त्याग कर कन्नड़ भाषा जो है उसका इस्तेमाल शुरू किया। आप इस पॉइंट में देख सकते हैं एंड इसके अंदर आप कुछ इस तरह से लिखेंगे। चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अलवार हो गए, नैनार हो गया और वीरशैव हो गए। जाति प्रथा की आलोचना कैसे इन्होंने प्रस्तुत की, तो ये चीजें आप बता सकते हैं। दोनों को अगर आप देखें हम, तो ब्राह्मणों की जो नीतियां थी ना, मतलब ब्राह्मणों को ये मतलब गलत मान देते एक तरह से। इनकी जो नीतियां थी, ब्राह्मण सबसे ऊपर होगा, ठीक है, तो ये इनके खिलाफ थे। वीरशैव हो जाए, चाहे वो अलवार या नैनार हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए एंड इंग्लिश मीडियम में उसी क्वेश्चन को देखें हम। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका, डिस्कस दैट अलवार हाउ नैनार एंड जो है यहाँ पे विराक्षिया प्रेजेंटेड जो है क्रिटिक ऑफ द कास्ट सिस्टम, यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे वीरशैव है, अलवार, नैनार एंड वीरशैव प्रेजेंटेड क्रिटिक ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले अलवार एंड नैनार के बारे में बताया गया है। तमिलनाडु की जो अलवार और नैनार थे उनके बारे में किस तरह से इन्होंने जो है विरोध किया, एक तरह से आप देखेंगे। एंड यहाँ पे क्रिटिसिज्म ऑफ द कास्ट सिस्टम बाय जो है वीरशैव, तो वीरशैव वालों ने किस तरह से क्रिटिसिज्म किया है, आप इस तरह देख सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए और की तरफ चलते हैं एंड पहले हम इसे हिंदी में देखेंगे और को। इसके अंदर पूछा गया है, 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के बाद की शताब्दियों में ये तेजी से फैला, स्पष्ट कीजिए। इस दौरान शासकों एवं शासितों के धार्मिक विश्वास को लिखना है आपको। तो 7वीं शताब्दी देखें, इस्लाम के उद्भव के बाद, यानी जब इस्लाम धर्म आया उसके बाद जो है यह जो है बहुत तेजी से फैला। तो इस दौरान जो शासक थे और शासितों थे उनके धार्मिक विश्वास के बारे में आपको लिखना है। तो अगर हम देखें इसके बारे में, तो यहाँ पे इसका बताया गया है, 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के बाद की जो है शताब्दियों में तेजी से फैला। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम के जो है अरब जो है सेनापति ने सिंध क्षेत्र पर हमला किया, उसे जीतकर खलीफा के क्षेत्र में जो है शामिल किया। 13वीं शताब्दी में तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की जो है नींव रखी। धीरे धीरे सीमा का विस्तार दक्कन और अन्य क्षेत्र में भी हुआ। बहुत से क्षेत्रों में शासकों का जो है स्वीकृत धर्म जो है इस्लाम था। यह स्थिति 16वीं शताब्दी में जो है मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ भी बरकरार रही। तो यहाँ पे क्षेत्रों के बारे में कि किस तरह से जो है राजाओं के द्वारा जो है उसे हासिल किया गया, जीता गया एंड फिर जो है इसको फैलाया गया इस्लाम धर्म को। चलिए अब हम शासकों और शासितों के जो है धार्मिक विश्वास के बारे में देख लेते हैं कि इनके विश्वास किस तरह के थे। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है एंड इसके अंदर बताया गया जैसे उल्मा, इस्लाम धर्म का जो है ज्ञाता होता तथा सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उल्मा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। उल्मा से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे शासन में शरिया का पालन यानी अमल सुनिश्चित करेंगे, लेकिन उपमहाद्वीप में एक बड़ी जनसंख्या इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी। शरिया अगर हम देखें तो मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून, यह कुरान और हदीस पर आधारित थी। मुसलमान शासकों के क्षेत्र में रहने वाले अन्य धर्म के लोग जैसे यहूदी, हिंदू, ईसाई यह जजिया नामक कर चुकाते थे। आगे और भी इसके पॉइंट लिखे हुए, जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे बताया हुआ है गैर मुस्लिम जो है धार्मिक नेताओं के प्रति जो है यहाँ पे अगर हम देखेंगे गैर मुस्लिम जो है धार्मिक नेताओं के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किया। अकबर और औरंगजेब जैसे बहुत से शासकों ने जो है भूमि अनुदान व कर की छूट हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई, यहूदी धर्म संस्थाओं को दी। ये भी आप लिख सकते हैं एंड ये आपका कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन इस्लाम धर्म के बारे में कि किस तरह से वो एक तो जब वो आया इस्लाम धर्म 7वीं शताब्दी के अंदर एंड उसके बाद वो बहुत तेजी से फैला एंड शासकों एवं शासितों के धार्मिक विश्वास के बारे में आपको लिखना था। तो ये आप लिख सकते थे उल्मा, शरिया, ठीक है, एंड यहाँ पे लिया जाने वाला जजिया कर के बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन एंड ये आपका सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में अगर हम देखें, it spread rapidly in the centuries following the emergence of Islam in the 17th century. Explain, write down the religious beliefs of the rulers and the ruled. तो ये आपका लिखा हुआ इसका आंसर है, आप इसे देख सकते हैं। कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके पॉइंट लिखे हुए आप इन्हें पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इट स्प्रेड रैपिडली इन द सेंचुरीज फॉलोइंग द एमरजेंस ऑफ इस्लाम इन द सेवंथ सेंचुरी एंड यहाँ पे रिलीजियस बिलीफ ऑफ रूलर्स एंड यहाँ पे रूल तो लिखा हुआ है। उल्मा हो गया, शरिया हो गया, इसके बारे में लिखा हुआ है।
और अदर रिलीजियस जो पीपल थे उसके बारे में भी दिया हुआ है। एंड ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है एंड इसके अंदर आपके स्रोत आधारित क्वेश्चन होंगे, जैसा कि आप सभी को पता होगा। बताया गया था आपको 31 से लेकर जो 33 तक होंगे क्वेश्चन, वो आपके स्रोत आधारित क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इनको भी हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। चलिए 31वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं एंड इसके अंदर कहा गया आपका स्रोत दिया हुआ है एंड ये स्रोत का जो हेडिंग है ये है आपका खिलाफत आंदोलन क्या था उसको लेकर। एंड ये आपका पूरा सोर्स दिया हुआ है, इससे रिलेटेड आपके नीचे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस दिखा दूंगा, आंसर भी दिखा दूंगा। अगर कोई बच्चा आंसर्स नहीं पता हो तो आप इसके अंदर जाकर भी ढूंढ सकते हैं। वैसे मैं आपको यहीं पे आंसर दिखा देता हूँ। जैसे इसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है पहला, खिलाफत आंदोलन कब और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन जो है वो 1919 से 1920 में मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में जो है भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर पूछा गया, महात्मा गांधी ने किस दलील के साथ जो है असहयोग आंदोलन जो है उसको खिलाफत आंदोलन से जोड़ दिया? तो इन्होंने जो है किस दलील से जोड़ा? तो तुर्की शासक जो है कमाल अटातुर्क द्वारा समाप्त किए गए सर्व इस्लामवाद के प्रतीक खलीफा की जो है पुनर्स्थापना की मांग करा था। साथ ही इससे अन्य समुदाय को भी समर्थन मिलेगा। तो ये दलील से आगे की तरफ आए हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसके अंदर बोला गया खिलाफत आंदोलन जो है उसकी मांगे क्या थी, ये आपको बताना है। तो ये इसकी मांगे लिखी हुई है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। जैसे ऑटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण जो है बना रहे। जजीरात उल अरब सीरिया इराक फिलिस्तीन इस्लामी संप्रभुत्व के अधीन रहे तथा खलीफा के पास इतने क्षेत्र हो कि वह इस्लामी विश्वास को सुरक्षित करने के योग्य बन सके। तो ये खिलाफत आंदोलन की मांग थी। चलिए ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है एंड ये 4 नंबर का होगा। ये 2 क्वेश्चन तो आपके 1-1 नंबर के होंगे एंड एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। तो जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। स्रोत वाला पहला आपका कंप्लीट हो गया। चलिए 32वें पे आते हैं हम स्रोत के एंड हाँ हम इसे इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। तो ये आपका सोर्स पहला दिया हुआ है, व्हाट वाज द खिलाफत मूवमेंट, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ये आपका दिया हुआ है मूवमेंट के बारे में एंड यहाँ पे सोर्स है पूरा का पूरा, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे गए। जैसे कि क्वेश्चंस अगर हम देखें तो ये आपके क्वेश्चंस कुछ इस तरह से, आपने सोर्स देख लीजिए, सोर्स आपका कुछ इस तरह से दिया हुआ है एंड इसके क्वेश्चंस अगर हम देखें तो ये बोला गया इसके अंदर व्हेन एंड अंडर हुज लीडरशिप डिड द खिलाफत मूवमेंट बिगिन। तो यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट के बारे में बताया गया 1919 से 20 के अंदर आया था ये। एंड इंडियन मुस्लिम लीड बाय जो है मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इनके द्वारा जो है लीड किया जा रहा था। चलिए 31वें पॉइंट 2 की तरफ आए। दूसरा क्वेश्चन है, विद व्हाट आर्गुमेंट डिड महात्मा गांधी लिंक द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टू द खिलाफत इन जो है मूवमेंट, इसके साथ जोड़ा गया। तो इसके आंसर्स को आप पढ़ सकते हैं, कुछ इस तरह से इसका आंसर होगा। एंड थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत जो आंदोलन थी मूवमेंट थी उसकी डिमांड क्या थी? तो ये इसके डिमांड आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये आपका एक्सप्लेन किया गया है। चलिए ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है इंग्लिश मीडियम में भी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं एंड अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है 32वां। पहले हिंदी में कर लेते हैं हम इस क्वेश्चन को। इसके अंदर दिया गया आपका जो हेडिंग है, व्यवहार में बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड ही आपका ये पूरा पूरा पैराग्राफ होगा। चलिए बाकी आप पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, मैं आपको सिर्फ दिखा दे रहा हूँ एंड इसके अंदर से जो है आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे पेपर के अंदर, आप इसके अंदर से ही ढूंढ के करना। एंड ऐसे भी होंगे जो ना हो इसके अंदर मिले, ठीक है, तो वो आपको अपने आप करने होंगे। चलिए आगे की तरफ आते हैं हम। इसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे कि पूछा गया है, एक स्वामी और उसके नौकरों तथा कर्मचारियों के बीच संबंधों के संबंध में बुद्ध ने सिगला को क्या सलाह दी? तो बुद्ध द्वारा सिगला को दी गई सलाह क्या थी? उन्हें उनकी शक्ति के अनुसार काम सौंपना चाहिए और उन्हें भोजन और मजदूरी प्रदान करनी चाहिए। एक गुरु को बीमारी में उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके साथ व्यंजन बांटना चाहिए और समय समय पर छुट्टी देनी चाहिए। तो ये अगर हम देखेंगे, गुरु को बताया गया है कि बीमारी में जो है उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके साथ खाना बांटना चाहिए और समय समय पर उन्हें काम पर से जो है छुट्टी भी देनी चाहिए। ये इसके बारे में इन्होंने लिखा है, नौकरों तथा कर्मचारियों के बारे में। चलिए आगे की तरफ आएंगे हम। दूसरा जो इसके अंदर क्वेश्चन है वो पूछा गया, समन और ब्राह्मणों के लिए बुद्ध द्वारा कुलों को दिए गए निर्देशों की सूची आपको बनानी है। तो क्या क्या दिए गए? कुल के लोगों को जो है सामानों जिन्होंने दुनिया को त्याग दिया है
और ब्राह्मणों की जो है जरूरतों का जो है 5 तरह से ध्यान रखना चाहिए। कुल के लोगों को हमारे प्रति खुला रहकर कार्य, वाणी और मन से स्नेह रखना चाहिए। तो ये इन्होंने निर्देश दिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं एंड इसमें तीसरा जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, आपके अनुसार बुद्ध ने माता-पिता और शिक्षकों के संबंध के बारे में क्या सुझाव दिया आपको बताने हैं। तो अगर हम देखें माता-पिता और शिक्षक के संबंध में क्या सुझाव दिए, तो बुद्ध ने माता-पिता और शिक्षक के संबंध में जिस सुझाव की वकालत की होगी वह समान है। बुद्ध के अनुसार माता-पिता और शिक्षकों का सम्मान किया जाना चाहिए और उनकी जरूरतों को अनुग्रह और सम्मान के साथ पूरा किया जाना चाहिए। तो ये कुछ इस तरह से इसका आंसर होगा एंड ये आपका कंप्लीट हो जाता है 32वां क्वेश्चन भी। चलिए इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं हम 32वें क्वेश्चन को। तो ये आपका दिया हुआ है बुद्धिज्म इन प्रैक्टिस, ये आपका दिया हुआ है एंड सोर्स आपका पूरा दिया हुआ है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की तरफ हम सीधे चलते हैं एंड 32.1 की तरफ आए तो इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट एडवाइस डिड द बुद्धा गिव टू सिगला रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन अ मास्टर एंड हिज सर्वेंट। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया है, लिस्ट द समन्स एंड जो है इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द बुद्धा टू द क्लेंस फॉर द ब्राह्मण्स। तो ये आपका आंसर है, आप इसे पढ़ सकते हैं, कुछ इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। एंड थर्ड क्वेश्चन जो इसके अंदर पूछा गया है, व्हाट डू यू थिंक द बुद्धा सजेस्टेड रिगार्डिंग पेरेंट एंड टीचर। ये इसका आंसर आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इस तरह से हो जाएगा। चलिए ये आपका कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन 32वां। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 33वां है ये क्वेश्चन आपका एंड यहाँ पे पहले इसे हम हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। एंड ये आपका जो जो सोर्स है, ये आपका स्रोत वाला जो क्वेश्चन है वो कॉलिन मैकेंजी के ऊपर है। कॉलिन मैकेंजी के बारे में आप सभी इधर से जान सकते हैं, विजयनगर के जो है इन्होंने सबसे पहला जो है सर्वेक्षण जो मानचित्र है एक तरह से बनाया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके बारे में लिखा हुआ है। बाकी चलिए इसके हम क्वेश्चनों की तरफ आते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, कॉलिन मैकेंजी कौन थे। तो कॉलिन मैकेंजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। उनका जन्म 1754 में हुआ था। वह एक प्रसिद्ध इंजीनियर, सर्वेक्षक और मानवतावादी है। हम्पी की खोज में कॉलिन मैकेंजी का क्या योगदान रहा, तो आपको बताना है। कॉलिन मैकेंजी को अगर हम देखें तो लगभग 1800 ईस्वी में विरूपाक्ष और पंपा देवी के पुरोहितों के साथ वार्तालाप एवं जानकारी प्राप्त कर जो है विजयनगर का पहला सर्वेक्षण मानचित्र जो इन्होंने तैयार किया था, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। एंड थर्ड क्वेश्चन इसके अंदर बोला गया, हम्पी की खोज में इतिहासकारों का क्या जो है का जो योगदान रहा उसके बारे में आपको बताना है कि क्या योगदान रहा। तो इतिहासकार, अगर हम देखें इतिहासकारों ने मानचित्र, छायाचित्र, अभिलेख और विदेशी यात्रियों के द्वारा जो है छोड़े गए यात्रा वृत्तांतों का जो है अध्ययन किया। एवं इतिहासकारों ने इन स्रोतों को विदेश यात्रा वृत्तांत तेलुगु और कन्नड़, तमिल तथा संस्कृत में लिखे गए साहित्य के साथ मिलान किया। फिर इतिहासकारों ने इसकी इतिहास की रचना की। तो ये आप डाल सकते हैं यहाँ पे कि हम्पी की खोज में जो इतिहासकारों के क्या योगदान रहे एंड ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ये सेक्शन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, सेक्शन आपका डी। एंड इंग्लिश मीडियम में हम लास्ट के क्वेश्चन को जो कॉलिन मैकेंजी वाला दिया आपका, ये इसको हम देखें तो ये आपका सोर्स दिया हुआ है पूरा एंड इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन है, जैसे हु वाज जो है कॉलिन मैकेंजी, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है एंड इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कॉलिन मैकेंजी कौन थे। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें जो आपका 33.2 एंड इसके अंदर बोला गया है, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉलिन मैकेंजी इन द डिस्कवरी ऑफ हम्पी। तो डिस्कवरी ऑफ हम्पी में आपको कॉलिन मैकेंजी के कंट्रीब्यूशन बताने थे, तो ये कुछ इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। एंड इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका पूछा गया है, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ हिस्टोरियंस इन द डिस्कवरी ऑफ हम्पी। तो इसके बारे में इतिहासकारों के क्या योगदान रहे ये आपको बताना। तो ये आप इन्हें पढ़ सकते हैं, इसका आंसर कुछ इस तरह से हो जाएगा एंड ये कंप्लीट हो जाता है आपका सेक्शन इंग्लिश मीडियम में भी। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 34वें क्वेश्चन की तरफ एंड हिंदी में देख लेते हैं पहले तो हम इसको। इसके अंदर बोला गया मानचित्र आधारित क्वेश्चन है आपके। तो पहले तो 3 है आपके, 3 नंबर का क्वेश्चन है जिसके अंदर कालीबंगन एक हड़प्पा स्थल, इसके बारे में बोला गया है। कालीकट जहाँ फारस के शासक ने अब्दुल जो रज्जाक है उसको राजदूत के रूप में भेजा था। सारनाथ जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। और तक्षशिला एक परचानी शिक्षण केंद्र, ये आपको यहाँ पे फिल करना है। एंड अगर हम इसका 2 रहेगा, ठीक है। एंड हाँ 34वें में जो 3 क्वेश्चन रहेंगे ना, तीसरे के अंदर आपको अथवा देखने को मिलेगा। एंड 34.2 की तरफ आए तो इसके अंदर बोला गया, उसी रूपरेखा मानचित्र पर
2 स्थानों को ए बी करके जो चिन्हित किया गया उसको आपको बताना है, जो 1857 की में ब्रिटिश नियंत्रण के तहत भारतीय क्षेत्र थे, उन्हें पहचानो और उनके पास खींची गई रेखाओं पर जो है उनके सही नाम लिखें। चलिए 3, 2, 5 टोटल इस तरह से 5 नंबर का होगा। मैप की तरफ जाएंगे तो ए बी आपका कुछ इस तरह से दिया हुआ है। एक तो इनको आपको ये जो आपका ए और बी दिया हुआ है, ये आपका जो दिया हुआ है ये 34.2 के क्वेश्चन, बाकी 34.1 है उसके क्वेश्चंस में हमने ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ के बता दिए। बाकी चलिए मैं आपको फिल करने वाला बता देता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे तक्षशिला पूछा गया था, सारनाथ, कालीबंगन, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। बाकी ए और बी भी आपका भरा हुआ है, जैसे ये दिया हुआ है आपका ए एंड यहाँ पे बी दिया हुआ है आपका कुछ इस तरह से, एंड यहाँ पे इसके अलावा जो आपका दिया हुआ है वो आपका 34.1 का दिया हुआ है। तो ये कुछ इस तरह से आपको मैप करना होगा एंड ये कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मैप सेम रहेगा आपका इंग्लिश मीडियम में भी, जैसे इसके अंदर कालीबंगन आपको भरना था, ठीक है, कैलकट आपको भरना था, सारनाथ हो गया, एंड इसके अंदर और दिया हुआ है जैसे जिसके अंदर तक्षशिला भरना है आपको। एंड 34.2 की तरफ आएंगे तो 2 आपको मेंशन किया हुआ है ए और बी, जिसको आपको फिल करना था। यही हो जाएगा आपका आंसर, आप इसे पढ़ सकते हैं। कुछ इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा पेपर।